हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम जी पॉइंट पर। और आज की इम्पोर्टेंट वीडियो है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा कनिक सहायक परीक्षा, बंदी रक्षक, फॉरेस्ट गार्ड की जो एग्ज़ाम होने वाले हैं आपके, ये हमारा प्रैक्टिस सेट कनिक सहायक के लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी और भर्तियों के लिए भी है, जिसमें आपको लगभग 50 क्वेश्चन मिलते हैं। 50 MCQ क्वेश्चन हैं। इसमें आपको हिंदी, रीजनिंग, साइंस, कंप्यूटर, उत्तराखंड, जीएस, ऑल ओवर जीएस के क्वेश्चन मिलते हैं, करंट के क्वेश्चन मिलते हैं। पूरा प्रैक्टिस सेट एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो वीडियो है इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, और जो चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डेली आपको 50 क्वेश्चन मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, हिंदी का आपका सिलेबस है जो क्लर्क में है। तो इस सिलेबस देख रहेंगे, देखिए स्वर और व्यंजन वाला पोर्शन दे रखा है इन्होंने। स्वर और व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण यानी कि वर्णमाला आपको अच्छे से पढ़नी है। संज्ञा पढ़नी है आपको, सर्वनाम व्याकरण पढ़ना है आपको। तत्सम है, तद्भव, प्रत्यय, उपसर्ग, समास। देखिए ये चीज इस बार ऐड कर दी है, समास, संधि, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां और विराम चिन्ह। केवल हिंदी में आपका इसी पोर्शन में से आएगा। 25 नंबर की हिंदी है, तो इसी हिसाब से अपनी तैयारी लेकर चलें, क्योंकि आपके में साहित्य नहीं आएगा तो साहित्य की तैयारी ना करें। लेकिन वन विभाग में आपके सारी चीज़ें मिलेंगी भाई, ठीक है। तो क्लर्क के जिसका भी एग्जाम है वो अपना सिलेबस देखे, सिलेबस के हिसाब से तैयारी करें भाई, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलन कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए यहां पर क्वेश्चन दिया गया है। यहां पर देखिए फर्स्ट सूची है, इधर सेकंड सूची है। यहां पर क्या दिया है, देखिए यहां पर आपके मंदिरों के नाम हैं और इधर आपके जिले दिए हैं, कौन सा मंदिर किस जिले में है, ठीक है। और यहां पर आपके 4 ऑप्शन हैं, आपको क्रम लगाना है कौन सा कहां है। तो जल्दी जल्दी जवाब दीजिए सभी भाई, जल्दी बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका बी है वो सही है भाई, ठीक है। जिसका बी है वो सही हो जाएगा भाई यहाँ पर, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें किम कालेश्वर मंदिर, तो किम कालेश्वर मंदिर कहाँ है भाई, कालेश्वर मंदिर कहाँ है भाई, पौड़ी में स्थित है। अगर चितई मंदिर की बात करें, चितई मंदिर है अल्मोड़ा में। टपकेश्वर मंदिर की बात करें तो देहरादून में। और गिरजा देवी मंदिर कहाँ है भाई, नैनीताल में भी, ठीक है। क्योंकि अगर छोटी यूनिट देता है तो गिरजा देवी मंदिर कहाँ पर, रामनगर में, और रामनगर कहाँ पड़ता है, नैनीताल में पड़ता है। जिसका बी है वो सही है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर है, बताइए जल्दी। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में कौन उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर है, बताइए भाई। उत्तराखंड में 2011 की जनगणना के अनुसार महिला प्रतिशत, साक्षरता महिला प्रतिशत कितनी है। ए ऑप्शन है 76, देखिए पॉइंट है, कॉमन ही है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पॉइंट है, 76.63%। बी ऑप्शन है आपका 74.04%। सी ऑप्शन आपका देखिए 70.70%। और डी ऑप्शन आपका 65.46%। बताइए जल्दी। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, लगभग सभी को पता है इसके बारे में। तो उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर का प्रतिशत कितना है भाई, तो 70 है भाई, ठीक है। तो सी वाला आंसर इसका सही है, और इस बार ये क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन का जन्म 29 फरवरी 1960 को हुआ। फरवरी 1976 तक वह कितने जन्मदिन मनाएगा, बताइए जल्दी। देखिए कैलेंडर से क्वेश्चन है, आपके सिलेबस में कैलेंडर दे रखा है, जल्दी बताइए फिर जल्दी से। मोहन का जन्म 29 फरवरी, ठीक है भाई, 29
फरवरी 1960 को हुआ। फरवरी 1976 तक वह कितने जन्मदिन मनाएगा? तो यानी कि बात कर रहा है फरवरी की, तो यहाँ पर भी डेट क्या आएगी? 29 फरवरी 1976। बताइए जल्दी जल्दी बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका ए है वो सही है भाई, ठीक है। ए वाला आंसर सही है, 4 बार बनाएगा। देखिए 29 की जो फरवरी होती है वो 4 साल में एक बार आती है भाई, ठीक है। 29 की जो फरवरी होती है वो 4 साल में एक बार आती है। तो इसका करने का सबसे आसान तरीका, देखिए दोनों का अंतर देखेंगे तो दोनों का अंतर कितना है भाई? 16, ठीक है। दोनों का अंतर कितना है? 16 है। और 16 को अगर 4 से हम भाग करते हैं तो 4 चौक 16, यानी कि कितनी बार कट रहा है हमारा? 4 बार। तो देखिए कितने बार बनाएगा? 4 बार बनाएगा, क्योंकि जो 29 की फरवरी होती है वो मतलब 4 साल में एक बार आती है, जिसे हम लीप वर्ष बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौरव से परिचय कराते हुए एक स्त्री ने कहा, इसके ससुर के पिता मेरे ससुर हैं। गौरव का स्त्री के साथ क्या संबंध है? बताइए जल्दी भाई। देखिए इस बार आपको रक्त संबंध से क्वेश्चन मिलेगा भी एग्जाम में। जल्दी बताइए, क्योंकि 2 एग्जाम हो चुके हैं, 2 एग्जाम में इतना नहीं आ पाया, इस बार जरूर मिलेगा। बताइए जल्दी भाई, जल्दी बताइए। गौरव गौरव से परिचय कराते हुए एक स्त्री ने कहा, यानी कि एक महिला है और गौरव से परिचय करा रहे हैं भी, ठीक है। गौरव से परिचय कराते हुए कहा, इसके ससुर, यानी कि गौरव के जो ससुर हैं, इसके ससुर के पिता, यानी कि इसके ससुर के पिता, ठीक है। और किसके? महिला के क्या है भाई? ससुर हैं। तो गौरव का स्त्री के साथ क्या संबंध है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका बी है वो सही है भाई, दामाद का संबंध है भाई, ठीक है। जिसका बी है वो सही है भाई, ठीक है। ठीक है भाई, सही हो गया। तो आप इसी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं, क्योंकि इसमें होता है? बताइए भाई जल्दी। ए ऑप्शन है क्षार, बी ऑप्शन है अम्ल, सी ऑप्शन है उदासीन और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। बताइए भाई जल्दी। सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं, क्योंकि इसमें होता है। तो देखिए जिसका ए है वो सही है भाई, क्षार, ठीक है। देखिए कौन सा होता है भाई इसमें? ए वाला आंसर इसका सही है, क्षार। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीनगर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, बताइए जल्दी भाई। श्रीनगर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जल्दी जवाब दीजिए। प्रताप सिंह ने, नरेंद्र देव ने, श्रीदेव सुमन ने और डी ऑप्शन आपका बद्रीदत्त पांडे ने। बताइए जल्दी भाई, जल्दी बताइए। श्रीनगर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जल्दी जवाब दीजिए। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका ए है वो सही है भाई, प्रताप सिंह ने की थी भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी मेहंदी में निम्न से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है? क्योंकि मेहंदी का यूज काफ़ी लोग करते हैं, तो इसमें जब मेहंदी को लगाया जाता है, जो हरी मेहंदी होती है लगाया जाता है, तो लगाने के बाद जिसका जो होता है रंग कैसा होता है भाई? लाल होता है, ठीक है। जब वो रच जाती है मेहंदी तो लाल होता है। ये जो लाल रंग होता है ये किसके कारण होता है? ए ऑप्शन है लासोन, बी ऑप्शन है पोटेशियम, सी ऑप्शन है कार्बन और डी ऑप्शन है आयरन। देखिए भाई आपका 15 नंबर का कंप्यूटर प्लस साइंस है, ठीक है। और ये नंबर आपके कटने नहीं चाहिए,
ठीक है। ये जो 15 नंबर है आपके, यही आपको मेरिट में ऊपर उठाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि आपका उत्तराखंड 27 नंबर का है और हिंदी 25 नंबर की है, और 25 नंबर की हिंदी केवल याद करने की है, और उसे अच्छे से याद करें, ठीक है। तो बताइए जल्दी जल्दी भाई। तो देखिए इसका सही आंसर है, जिसका ए है वो सही है भाई, ठीक है। क्या होता है? लासोन होता है भाई, ठीक है। जो मेहंदी होती है उसमें जो पदार्थ पाया जाता है क्या पाया जाता है? लासोन पाया जाता है, इसकी वजह से रंग लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन है 5 दिसंबर, बी ऑप्शन है 14 दिसंबर, सी ऑप्शन है 22 दिसंबर, और डी ऑप्शन है 2 दिसंबर। बताइए जल्दी भाई। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका सही आंसर है, जिसका डी है वो सही है, ठीक है। 2 दिसंबर को ही कंप्यूटर साक्षरता दिवस में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? ए ऑप्शन है रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, बी ऑप्शन आपका भारतीय परिषदीय अधिनियम 1861, सी ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935, और डी ऑप्शन आपका भारतीय संविधान 1950। बताइए भाई जल्दी 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 बताइए। निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? जल्दी जवाब दीजिए सभी। जल्दी बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर है, देखिए बात किसकी चल रही है? सर्वप्रथम की, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। तो देखिए इसका सही आंसर है ए वाला, ठीक है भाई। रेगुलेटिंग अधिनियम यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा ही 1774 में भारत का प्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, कोलकाता में। कहाँ की गई थी भाई? कोलकाता में की गई थी, ठीक है। बाद में कोलकाता से जब राजधानी दिल्ली लाई गई थी, दिल्ली लाने के बाद 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट बना भारत का भी, ठीक है। भारत का सुप्रीम कोर्ट कब बना था? 1950 में बना था, लेकिन यहाँ पर सर्वप्रथम की बात चल रही थी तो 1774 में, ठीक है। तो सही देखिए, सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। जब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में की गई थी, तो इसमें 4 न्यायाधीश थे। तो मुख्य न्यायाधीश कौन से थे? बताइए जल्दी भाई, बताइए जल्दी। मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो कौन थे भाई? जल्दी जवाब दीजिए। सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया था? देखिए 4 न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे स्टार्टिंग में। तो कौन थे? इम्पे। किसे बनाया गया था? इम्पे, सर एलिजा इम्पे सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे जब कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी भाई, ठीक है। 1861 की अगर बात करें तो ये हाई कोर्ट की स्थापना भी, ठीक है। 1861 की अगर बात करें, भारतीय के अधिनियम पहले आएगा, स्थापना बाद में होगी, ठीक है। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा भारत में 3 हाई कोर्ट बनाए गए, ठीक है। 3 हाई कोर्ट बनाए गए थे भाई। कब? और स्थापना कब थी हाई कोर्ट की? 1882 में, ठीक है। हाई कोर्ट की स्थापना कब थी? स्थापना देखिए, सॉरी 82 का नाम आ रहा है, गलत हो गया यहाँ पर, 1862 में, ठीक है। ठीक है, एक्ट कब है भाई? 1861 का है, और हाई कोर्ट की स्थापना कब है? 1862 में। 3 हाई कोर्ट, मुंबई, कोलकाता और मद्रास, और इनमें भी सबसे पुराना कौन सा है? कोलकाता हाई कोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है चक्रपाणी में कौन सा समास है? देखिए एक चीज आपको ऐड कर दी है, समास, ठीक है। तो ये समास अच्छे से पढ़ लेना, समास से आपके काफी क्वेश्चन मिलने वाले हैं एग्जाम में, ठीक है। तो चक्रपाणी में कौन सा समास है? ए ऑप्शन है अव्ययी भाव, बी ऑप्शन है बहुब्रीहि, सी ऑप्शन है तत्पुरुष, और डी ऑप्शन है कर्मधारय समास। बताइए जल्दी भाई, चक्रपाणी में कौन सा समास है?
तो चक्रपाणी में कौन सा समास है भाई? तो जिसका बी है वो सही है भाई, बहुब्रीहि समास है। ऐसा शब्द जो किसी तीसरे के बारे में संकेत देता है वो बहुब्रीहि समास में आता है। तो बी वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृगनयनी में कौन सा समास है? बताइए भाई जल्दी जल्दी। मृगनयनी में कौन सा समास है? बताइए जल्दी भाई। ए ऑप्शन है अव्ययी भाव, बी ऑप्शन है बहुब्रीहि, सी ऑप्शन है तत्पुरुष और डी ऑप्शन आपका कर्मधारय। बताइए जल्दी भाई। मृगनयनी में कौन सा समास है? जल्दी जवाब दीजिए, बताइए जल्दी भाई। मृगनयनी यानी कि मृग, यानी मृग किसे बोलते हैं? हिरण को। हिरण की आंखों जैसी, ठीक है। मृगनयनी मतलब हिरण की आंखों जैसी। तो ये किस कौन सा समास हो गया इसमें? कर्मधारय समास है भाई, ठीक है। यहाँ तीसरे की ओर संकेत नहीं जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक तरीके से विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ पर मृगनयनी में कौन सा समास है? तो जिसका डी है वो सही है भाई, कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर के पट खोलना का अर्थ है। देखिए आपके मुहावरे दे रखे हैं सिलेबस में, लोकोक्तियां दे रखी हैं, तो इनमें से क्वेश्चन जरूर आएंगे एग्जाम में। अंतर के पट खोलना का अर्थ है, ए ऑप्शन है प्रशंसा करना, बी ऑप्शन है भेद खोलना, सी ऑप्शन है विवेक से काम लेना और डी ऑप्शन आपका अपमानित करना। बताइए जल्दी भाई। अंतर के पट खोलना का अर्थ है, जल्दी जवाब दीजिए। तो अंतर के पट खोलना का अर्थ है, तो जिसका सी है वो सही है, विवेक से काम लेना। वीडियो को जिसने अभी तक शेयर नहीं किया है अपने दोस्तों में, वो वीडियो को शेयर कर दें भाई। और जो चैनल पर पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डेली आपको 50+ क्वेश्चन मिलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। आपका पुलिस का एग्ज़ाम था, लेखपाल पटवारी का एग्ज़ाम हुआ, काफ़ी क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिस सेट से मिले हैं, आप देख सकते हैं। इस बार भी आपके क्लर्क में काफ़ी क्वेश्चन मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो धन दुरुपयोग करता हो के लिए एक शब्द है। देखिए ये भी आपके सिलेबस में दे रखा है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो देखिए क्वेश्चन था आपका, जो धन दुरुपयोग करता हो के लिए एक शब्द है। ए ऑप्शन है आपका अपव्ययी, बी ऑप्शन है मितव्ययी, सी ऑप्शन है ऐत्रप और डी ऑप्शन है अधित्या का। बताइए जल्दी भाई। जो धन दुरुपयोग करता हो यानी कि अधिक धन खर्च करने वाला, क्या कहेंगे उसे हम? अधिक धन खर्च करने वाला। अगर अधिक धन खर्च कर रहा है तो साफ बात है धन का क्या कर रहा है, वो दुरुपयोग कर रहा है। तो जो धन दुरुपयोग करता हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जिसका ए है वो सही है भाई, अपव्ययी, ठीक है। जो अधिक धन खर्च करता है अपव्ययी, और जो कम धन खर्च करता है वो मितव्ययी होता है भाई, ठीक है। मित मायने कम, ठीक है, अप मायने ज्यादा, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने। अगर वो आपसे यहाँ मालूम करता कि देखिए कम खर्च करने वाला, ठीक है, कम खर्च करने वाला मितव्ययी या हमसे कंजूस कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र की आग के लिए उपयुक्त शब्द है। बताइए भाई जल्दी। समुद्र की आग के लिए उपयुक्त शब्द है, यानी कि समुद्र की आग को हम एक शब्द में क्या कहेंगे भाई? ए ऑप्शन है आपका दावानल, बी ऑप्शन है जलागम, सी ऑप्शन है बड़बानल और डी ऑप्शन आपका भीषणाग्नि। जल्दी बताइए भाई, जल्दी बताइए भाई। इतना समय नहीं है भाई, देखिए 50+ क्वेश्चन होते हैं, जल्दी जल्दी, जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ आपके जवाब आ जाने चाहिए। तो देखिए इसका सही आंसर है, जिसका सी है वो सही है भाई, ठीक है, बड़वानल, ठीक है। इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला छापाखाना कहाँ स्थापित हुआ? बताइए भाई जल्दी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए ऑप्शन है आपका दिल्ली, बी ऑप्शन है आपका सूरत, सी ऑप्शन है आपका गोवा और डी ऑप्शन है आपका अहमदाबाद। बताइए जल्दी भाई। भारत का पहला छापा खाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए जिसका सी है वो सही है भाई, ठीक है। क्योंकि पहला जो छापा खाना खोला गया था वो पुर्तगालियों के द्वारा, ठीक है। जो पुर्तगाली थे, पुर्तगालियों के द्वारा ही छापा खाना खोला गया था भाई। और पुर्तगाली कहाँ पर अधिकार करके बैठे थे? गोवा में, ठीक है। और अगर नाम आता है तो गुटेनबर्ग का नाम आता है भाई, ठीक है। पेंटिंग प्रेस की बात चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? ए ऑप्शन 1930, बी ऑप्शन 1936, सी ऑप्शन 1947 और डी ऑप्शन 1951। बताइए भाई जल्दी। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? जल्दी बताइए। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? जल्दी जवाब दीजिए। तो देखिए इसका सही आंसर है, जिसका बी है वो सही है भाई, 1936 सही हो जाएगा भाई। ठीक है, देखिए ऑल इंडिया रेडियो की बात चल रही है। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पर रेडियो प्रसारण की अगर बात चलती है स्टार्टिंग वाली शुरुआत, तो वो 1927 है। ठीक है, वो कब है? 1927 में। लेकिन ऑल इंडिया रेडियो जो नाम रखा गया है वो कब है? 1936 में। इसलिए इसका 1936 सही हो जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडियो नाटक किस प्रकार का माध्यम है? देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में मिला है आपका, लेकिन अभी जो एग्जाम हुआ वीडियो का, उसमें दृश्य श्रव्य माध्यम मालूम कर लिया था, बहुत आसान था। वैसे ये भी बहुत आसान है। रेडियो नाटक किस प्रकार का माध्यम है? ए ऑप्शन है श्रव्य माध्यम, बी ऑप्शन है दृश्य माध्यम और सी ऑप्शन आपका दोनों और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए भाई, रेडियो नाटक किस प्रकार का माध्यम है? जल्दी जवाब दीजिए। तो रेडियो नाटक किस प्रकार का माध्यम है भाई? तो देखिए श्रव्य माध्यम है, केवल हम सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। रेडियो पर क्या कर सकते हैं हम? केवल सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। तो इसका ए वाला आंसर सही है। और दृश्य माध्यम क्या है भाई? जो आपका दूरदर्शन पर आता है। ठीक है, जो टीवी पर आप देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सीपीयू का पूरा रूप क्या है? ए ऑप्शन आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी ऑप्शन आपका केंद्रीय समस्या इकाई, सी ऑप्शन आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बहुत आसान क्वेश्चन है, पिछली वीडियो में कई बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, और इस बार ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। फुल फॉर्म आनी है इसकी एग्जाम में। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका ए है वो सही है भाई। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? बताइए भाई जल्दी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? 1024 बाइट, बी ऑप्शन है आपका 1024 मेगाबाइट, सी ऑप्शन है आपका 1024 गीगाबाइट। बताइए जल्दी भाई, जल्दी बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर मालूम क्या है, 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं, यानी कि केबी में वो मालूम कर रहा है। तो 1 केबी में 1024 बाइट होते हैं भाई। ठीक है, 1024 बाइट होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और देखिए 1024 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट का मतलब है 1 GB। क्या है भाई? 1 GB। और 1024 GB का मतलब है 1 टेराबाइट। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, बताइए जल्दी भाई। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? यानी कि कौन सा ऐसा अधिनियम लाया गया था जिस अधिनियम के द्वारा भारत में शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए 1 लाख रुपए दिए गए थे? ए ऑप्शन आपका वुड्स का डिस्पैच 1854, बी ऑप्शन आपका चार्टर अधिनियम 1813, बी ऑप्शन आपका चार्टर अधिनियम 1853 और डी ऑप्शन आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1892। जल्दी जवाब दीजिए सभी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जवाब दीजिए। तो देखिए इसका सही आंसर है, जिसका बी है वो सही है भाई, चार्टर अधिनियम 1813 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। देखिए 22 वाला तो क्वेश्चन मालूम नहीं करेगा, लेकिन अब 23 वाला जरूर मालूम करेगा, क्योंकि
जो पद्म पुरस्कार होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं और इनकी जो घोषणा की जाती है वो 26 जनवरी में की जाती है भाई, ठीक है। कब की जाती है? 26 जनवरी में। तो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जल्दी बताइए। ए ऑप्शन है 128, बी ऑप्शन है 122, सी ऑप्शन आपका 106 और डी ऑप्शन है आपका 126। जल्दी बताइए भाई। वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए दिए गए हैं भाई, जल्दी बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए जिसका सी है वो सही है भाई, ठीक है। 106 लोगों को, ठीक है, 106 लोगों को 2023 में पद्म पुरस्कार दिए गए हैं भाई, ठीक है। और 128 कब थे? 2022 में दिए गए थे भाई, ठीक है। अब इसका कौन सा सही हो जाएगा 2023 में? 106। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, बताइए जल्दी भाई। यानी कि 2023 में जो पद्म पुरस्कार दिए गए थे तो टोटल कितने हैं भाई? 106। टोटल कितने हैं? 106 पुरस्कार हैं। और इन 106 पुरस्कारों में पद्म विभूषण से सम्मानित कितने व्यक्तियों को किया गया भाई? देखिए भारत का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है, ठीक है, क्योंकि पहला भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण। देखिए इसमें जैसे ही आपके शब्द कम होते चले जाएं उसका क्रम वैसे ही, ठीक है। तो देखिए पद्म विभूषण, इसके बाद आता है आपका, बै कट जाएगा यहाँ से तो पद्म भूषण, ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा सम्मान। अब इसमें भूषण कट जाएगा तो पद्म श्री, ये चौथा सबसे बड़ा सम्मान है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिए भाई, पद्म भूषण से सम्मानित कितने व्यक्तियों को किया गया है? 12, 14, 6, 22। टोटल कितने हैं भाई? 106। तो पद्म भूषण से सम्मानित व्यक्ति कितने हैं? जिसका सी है वो सही है भाई, 6 व्यक्तियों को, ठीक है। देखिए 6 व्यक्तियों को क्या मिला है? पद्म विभूषण मिला है। 9 व्यक्तियों को क्या मिला है भाई? आपका पद्म भूषण। 9 व्यक्तियों को क्या मिला है भाई? पद्म भूषण मिला है। और 91 व्यक्ति जो हैं आपके, ठीक है, 91 व्यक्ति जो हैं उनको क्या मिला है? पद्म श्री मिला है भाई, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले पहले शख्स कौन बने हैं? बताइए भाई जल्दी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले पहले शख्स कौन बने हैं? ए ऑप्शन है विराट कोहली, बी ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, सी ऑप्शन है कपिल देव और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी भाई। तो देखिए इसका सही आंसर है, जिसका बी है वो सही है भाई, सचिन तेंदुलकर, ठीक है। तो बी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न अब तक कितने गैर नागरिकों को दिया जा चुका है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐड कर लेना कॉपी में। आपको बताना है कि ऐसे कितने विदेशी हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3 और डी ऑप्शन है आपका 4। देखिए वर्तमान की अगर हम बात करें तो 48 व्यक्तियों को 48 व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है। इन 48 व्यक्तियों में से कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो गैर नागरिक हैं, यानी कि गैर भारतीय हैं? तो गैर भारतीय मतलब विदेशी की बात चल रही है, ठीक है। कितने विदेशी हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है। भारत रत्न अब तक कितने गैर नागरिकों यानी कि विदेशियों को दिया जा चुका है? देखिए जिसका ए है वो गलत है भाई, एक नहीं है। जिसका बी है वो सही है भाई, 2 व्यक्ति हैं, ठीक है। आपको सबको पता है कि एक व्यक्ति खान अब्दुल गफ्फार खान है, वो सबको याद होते हैं। लेकिन एक खान अब्दुल गफ्फार खान है और एक है नेल्सन मंडेला जो दक्षिण अफ्रीका के हैं, ठीक है। नेल्सन मंडेला, तो मंडेला को भी भारत रत्न मिल चुका है और खान अब्दुल गफ्फार खान को भी मिला है, ठीक है। तो 2 व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है विदेशी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब हुआ? ए ऑप्शन है 1920, बी ऑप्शन है 1919, सी ऑप्शन है आपका 1921 और डी ऑप्शन है आपका 1922। बताइए जल्दी भाई। मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब हुआ? जल्दी जवाब दीजिए सभी, जल्दी जवाब दीजिए, इतना समय नहीं है।
तो देखिए इसका सही आंसर है जिसका डी है वो सही है भाई। देखिए मोहनजोदड़ो की खुदाई कब की गई है? 1922 में की गई है। और हड़प्पा की बात करें तो 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? ए ऑप्शन है आपका 1506, बी ऑप्शन है आपका 1507, सी ऑप्शन है आपका 1508 और डी ऑप्शन है आपका 1509। बताइए जल्दी भाई। बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? जल्दी बताइए। 1506, 1507, 1508, 1509। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा जिसका बी है वो सही है भाई, 1507 में। ठीक है भाई, काबुल और कंधार पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो जब कंधार पर आक्रमण किया था 1507 में, तब ये उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीड बैंक योजना कब शुरू की गई थी भाई? बताइए भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स है आपका। लीड बैंक योजना कब शुरू की गई थी? 1967, 1968, 1969, 1974। जल्दी बताइए। तो लीड बैंक योजना कब शुरू की गई थी भाई? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा जिसका सी है वो सही है भाई। 1969 में लीड बैंक योजना शुरू की गई थी और इसी समय 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली घटा का घमंड घटा अलंकार बताओ। बहुत ही आसान है, ठीक है, लेकिन आपके क्लर्क में आने वाला है नहीं ये आपका वन विभाग में क्वेश्चन में मिलेगा। ठीक है, तो काली घटा का घमंड घटा में अलंकार कौन सा है भाई? अनुप्रास अलंकार, बी ऑप्शन आपका यमक अलंकार, सी ऑप्शन आपका श्लेष अलंकार, डी ऑप्शन आपका उपमा अलंकार। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा जिसका बी है वो सही है भाई, यमक अलंकार। देखिए यहाँ पर काली घटा बादल की बात चल रही है, घमंड घटा तो यहाँ कम होने की बात चल रही है, घटने की बात चल रही है। ठीक है, तो जब दो सेम शब्द यूज होते हैं और उनके दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं, यमक अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा का युद्ध विजय के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, बताइए। खानवा का युद्ध विजय के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? ए ऑप्शन है कलंदर की उपाधि, बी ऑप्शन है गाजी की उपाधि, सी ऑप्शन है विजयी की उपाधि और डी ऑप्शन आपका महान शासक बनने की उपाधि। जल्दी बताइए भाई। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा जिसका बी अवश्य है भाई, गाजी की उपाधि धारण की थी भाई। देखिए कलंदर की उपाधि तो जब काबुल में चांदी के सिक्के बढ़वाए थे बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद, जीतने के बाद, तो उस के समय जो जनता थी उसने कलंदर की उपाधि दी थी भाई। ठीक है, लेकिन जब खानवा का युद्ध हुआ था तो उस समय गाजी की उपाधि धारण की थी उसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है? ए ऑप्शन है भगवान शिव, बी ऑप्शन है गणेश, सी ऑप्शन है आपका भगवान विष्णु और डी ऑप्शन है त्रिदेव। बताइए जल्दी भाई। केदारनाथ पंच केदार में से एक और चार धाम में से एक। ठीक है, तो बताइए किसकी पूजा होती है केदारनाथ में? तो देखिए जिसका ए है वो सही है भाई, भगवान शिव का मंदिर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ए ऑप्शन है विकास श्रीधर सिरपुरकर, बी ऑप्शन है प्रकाश चंद्र वर्मा, सी ऑप्शन है अशोक अभेंद्र देसाई और डी ऑप्शन आपका सरोज होमी कपाड़िया। जल्दी बताइए। तो उत्तराखंड के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो जिसका सी है वो सही है भाई, लगभग सभी के जवाब सही थे। अशोक अभेंद्र देसाई यानी ए देसाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अभी तक अगर वीडियो को आपने शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कर देंगे भाई। अगर ये प्रैक्टिस अगर आपको आगे भी चलाना है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें अपने दोस्तों से और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा जी नेशनल पार्क, पार्क नहीं है यहाँ पे, ठीक है, क्या ये पार्क है, ठीक है, पार्क विस्तारित है? ए ऑप्शन है देहरादून हरिद्वार पौड़ी गढ़वाल में, बी ऑप्शन है रामनगर चमोली हल्द्वानी में, सी ऑप्शन है रामनगर नैनीताल चंपावत में और डी ऑप्शन आपका नैनीताल चमोली अल्मोड़ा में। बताइए जल्दी। राजा जी नेशनल पार्क देखिए 3 जिलों में फैला है राजा जी नेशनल पार्क, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए इसका पहला वाला आंसर ही सही है। ठीक है, देहरादून हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, देखिए यहाँ पर चमोली तक तो फैलेगा नहीं, बाद में हल्द्वानी तक भी नहीं जाएगा, क्योंकि राजा जी नेशनल पार्क जो है आपका
ये गढ़वाल मंडल में है, ठीक है। तो हल्द्वानी नहीं जाएगा, यहाँ चंपावत में नहीं जाएगा, अल्मोड़ा में नहीं जाएगा, तो केवल ऑप्शन पहला वाला ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के जवानों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, बी ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी ऑप्शन आपका भारत छोड़ो आंदोलन, और डी ऑप्शन आपका स्वदेशी आंदोलन। बताइए जल्दी भाई। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की बात चल रही, ठीक है, जब पेशावर कांड हुआ था उत्तराखंड में भी, ठीक है। तो ये इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में स्थित ऋषिकेश तीर्थ स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए भाई जल्दी। जो ऋषिकेश है ये किस नदी के किनारे स्थित है? ए ऑप्शन है घाघरा, बी ऑप्शन है गंगा, सी ऑप्शन है शारदा, और डी ऑप्शन है यमुना। जल्दी बताइए भाई, जल्दी बताइए। ऋषिकेश तीर्थ स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका बी है वो सही है, गंगा के किनारे है, ठीक है। ऋषिकेश गंगा नदी के किनारे है। गंगा की लंबाई उत्तराखंड में कितनी है? 96 किलोमीटर भाई, ठीक है। गंगा की लंबाई कितनी है उत्तराखंड में? 96 किलोमीटर है। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। शारदा नदी की लंबाई बताइए उत्तराखंड में कितनी है? जल्दी बताइए। शारदा नदी की लंबाई बताइए उत्तराखंड में कितनी है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 252 किलोमीटर, ठीक है। उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है शारदा, जिसे बोलते हैं काली नदी, ठीक है। यमुना की लंबाई बताइए सभी कमेंट बॉक्स में कितनी है उत्तराखंड में? तो उत्तराखंड में यमुना की लंबाई कितनी है भाई? 136 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए जल्दी भाई। उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए ऑप्शन है एनपी नवानी, बी ऑप्शन है अजय विक्रम सिंह, सी ऑप्शन है के आर्या, और डी ऑप्शन आपका सतपाल महाराज। जल्दी बताइए भाई। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए पेपर में आपके ज़्यादा समय नहीं है, मेहनत में अच्छे से लगे रहें। इसका सही आंसर है, जिसका पहला है वो सही है भाई, ठीक है। ए वाला आंसर सही है, एनपी नवानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? सीधा क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में जो त्रुटि होती हैं, कंप्यूटर की त्रुटियों को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है बग, बी ऑप्शन है बिट, सी ऑप्शन है चिप, और डी ऑप्शन है आपका बाइट। बताइए जल्दी भाई। तो कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है तो क्या कहलाता है वो? जिसका ए सही है, ठीक है। कंप्यूटर में त्रुटियों को क्या कहा जाता है? बग कहा जाता है, तो ए वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है रैम, बी ऑप्शन है रोम, सी ऑप्शन है सीपीयू, और डी ऑप्शन आपका सीडी रोम। बताइए जल्दी भाई, जल्दी बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, ये पीछे ही वीडियो में आपको बता चुका हूं, जिसका बी है वो सही है भाई, ठीक है। रोम, रीड ओनली मेमोरी भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकल एरिया नेटवर्क में निम्न में से किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता है? बताइए भाई जल्दी। देखिए साइंस के और कंप्यूटर के इसलिए क्वेश्चन ज़्यादा डाल रहा हूँ मैं, क्योंकि आपका पेपर पास में है, और ये जो पोर्शन आपका साइंस का और कंप्यूटर का, इसमें आपको नंबर अच्छे से खींचने हैं, यही मेरिट लिस्ट में आपको ऊपर लेकर जाएंगे, ठीक है। ए ऑप्शन है आपका कंप्यूटर, बी ऑप्शन है मॉडम, सी ऑप्शन आपका इंटरफेस कोड, और डी ऑप्शन आपका केबल। ALU की बात चल रही है, सॉरी ALU की नहीं, लैन की बात चल रही है, ठीक है। LAN, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। बताइए जल्दी भाई। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसका बी है वो सही है, मॉडम, ठीक है। किसका, कौन सी मत का प्रयोग नहीं होता है भाई? मॉडम का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे में जंग लगने पर उसका भार, ए ऑप्शन है घट जाता है, बी ऑप्शन है अपरिवर्तित रहता है, सी ऑप्शन है बढ़ जाता है, और डी ऑप्शन है
कोई नहीं। जल्दी बताइए। तो लोहे में जंग लगने पर उसका भार पर क्या प्रभाव पड़ता है भाई? बढ़ जाता है। ठीक है, लोहे का जो वजन होता है क्या होता है, जब जंग लगती है तो बढ़ जाता है भाई। ठीक है, क्योंकि जंग लग रही है तो वेट तो बढ़ेगा। बी ऑप्शन है आपका, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोनों क्वेश्चनों को कॉपी पे ऐड कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, इंपॉर्टेंट है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण, बी ऑप्शन है बर्नौली प्रमेय, सी ऑप्शन है एवोगाडी परिकल्पना और डी ऑप्शन आपका संवेग संरक्षण। जल्दी बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर है जिसका डी है वो सही है भाई। देखिए रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यूकेपीसीएस में क्वेश्चन मालूम किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस जंतु में 3 हृदय और नीला रक्त होता है? बताइए भाई जल्दी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से किस जंतु में 3 हृदय और नीला रक्त होता है? ए ऑप्शन है शार्क, बी ऑप्शन है ब्लू व्हेल, सी ऑप्शन है हाथी और डी ऑप्शन आपका ऑक्टोपस। जल्दी जवाब दीजिए, जल्दी जवाब दीजिए भाई। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए ऑक्टोपस, डी वाला आंसर सही है। ऑक्टोपस के 3 हृदय यानी कि 3 दिल होते हैं। ठीक है, ऑक्टोपस के कितने दिल होते हैं भाई? 3 दिल होते हैं और इसका जो रक्त होता है वो नीले रंग का होता है। ठीक है, देखिए दिल हृदय 3 होते हैं, रक्त नीला होता है और जो दिमाग होता है वो 9 होते हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये थे दोस्तों लगभग आपके 50 प्लस क्वेश्चन, जिसमें कंप्यूटर साइंस, ऑल ओवर जी के, उत्तराखंड जी के, हिंदी, रीजनिंग के क्वेश्चन थे, करंट के क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट था। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो चैनल में पहली बार थे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डेली आपको एक वीडियो मिलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में रात्रि 9 बजे। सभी का थैंक यू, गुड नाइट।